मेजर ड्रॉबैक ये था कि आपको पढ़ के वापसी होना पड़ रहा है। पीआर का कोई चांस इतना अब नहीं, जॉब ही नहीं मिलती क्योंकि जी जॉब्स का इश्यूज हैं। और अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको वो पीआर के लिए आपका केस आगे नहीं करते, वो पीछे जाना ही पड़ता है आपको आपसे अपने कंट्री ना। तो मैंने कहा जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन है, फ्री में बुला रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है और ऊपर से जॉब भी दे रहा है, लैंग्वेज सीख लो तो पीआर के भी चांसेस ईजी हैं। आप मुझे बताओ कि आप जा रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मारिज जा रहा है आईटी में, ठीक है। अभी तक इनका वीजा नहीं आया, वीजा अगर तब तक लग गया तो मैं लगा दूंगा भाई इनका। मगर आप बताओ आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज करा और इसने आईटी क्यों? इनकी भी प्रोफाइल सिमिलर है, मारिज की तरह सेम यूनिवर्सिटी ने पढ़ा है और मगर इनकी यूनिवर्सिटी डिफरेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक है आपकी। और कौन सा कोर्स है वो? 2 साल आपको फ्री में पढ़ा तो देंगे मगर फिर सारी जिंदगी आपने टैक्स पे करना है। क्या प्लान है? जैसे आपने कहा एक फेयर डील है, वो भी आपको कुछ देते हैं, उसके रिटर्न में आपने भी उनको कुछ ना कुछ देना ही है। दोनों का फायदा है इसमें, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। अच्छा जी, कैसे आप सब लोग? ये यहाँ पे मेरी ये दूसरी वीडियो है वैसे तो मारिज। एक मैंने और के साथ बनाई, मार के साथ, और वो मैंने बोला ये सही है चाय का ढाबा ना, यहीं मैं रोज चाय पीने आ जाता हूँ, कभी कभी आ जाता हूँ। खैर मेरे साथ अब मारिज बैठे हुए हैं। इनका आज कल वीजा रिसीव करके आए हो? जी 2 दिन पहले। अब शुरू करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस बताओ। क्वालिफिकेशन बैचलर्स किया मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम फास्ट, और आइल्स में मेरे बैंड्स थे 6.5। सही है। अच्छा एक और सवाल यहाँ पे मेरा आता है कि आप अब आईटी पे जा रहे हो, आईटी पढ़ने जा रहे हैं, इनको आईटी पढ़ने का अचानक से शौक जागा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूरा आईटी में क्यों स्विच करा भाई आपने? अच्छा, जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर ही रहा था तो तब भी मेरा कोडिंग और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था। मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मशीन लर्निंग बेस्ड था और आईओटी बेस्ड था, तो कोडिंग प्रोग्रामिंग के तो मैं टच में रहा हूँ काफ़ी टाइम। तो उसके बाद भी इंटरेस्ट मेरा डेवलप और होता गया, तो इंटर्नशिप्स की मैंने डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा एनालिटिक्स में। तो तभी मैंने कहा कि मास्टर्स जो है अब वो मैं इसी में ही करूँगा, स्विच करूँगा मैं पूरी फील्ड अपनी जो है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का वैसे तो हो जाता है भाई, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, आईटी में पढ़ सकते हैं क्योंकि आप लोगों के वैसे ही प्रीरेक्विजिट्स बहुत सारे मैच होते हैं, प्लस आपने आइल्स भी कर लिया था। जर्मनी का कैसे सोचा दोस्त? जर्मनी का, अच्छा मैं कंट्रीज़ बहुत सारी मैंने एक्सप्लोर की, हर कंट्री में कोई ना कोई तो दोस्त है मेरा। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूके, हर जगह मैंने एक्सप्लोर किया। कोई ना कोई ड्रॉबैक्स थे उन जगहों के। ड्रॉबैक्स तो खैर अब हर जगह के होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। तो अब उस ड्रॉबैक्स ये थे, मेजर ड्रॉबैक ये था कि आपको पढ़ के वापसी होना पड़ रहा है। पीआर का कोई चांस इतना अब नहीं, जॉब ही नहीं मिलती क्योंकि जी जॉब्स का इश्यूज हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। और अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे रहे हैं वो तो उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको वो पीआर के लिए आपका केस आगे नहीं करते, वो पीछे जाना ही पड़ता है आपको आपसे अपने कंट्री ना। तो मैंने कहा जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन है, फ्री में बुला रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है और ऊपर से जॉब भी दे रहा है, लैंग्वेज सीख लो तो पीआर के भी चांसेस ईजी हैं। तो मैंने कहा कि जर्मनी बेटर ऑप्शन। सही है, तो इसलिए आपने जर्मनी सिलेक्ट करा। अब आपको आईटी में एडमिशन मिल गया, आपने जर्मनी सिलेक्ट कर लिया। जर्नी कैसे चली मुझे जरा बताओ थोड़ी सी ना। इनके एक दोस्त हैं याया, बिल्कुल साथ ही बैठे हैं, कैमरा पैन करना जरा याया की तरफ। हाँ ये याया बैठे हुए हैं, इनका भी यूनिवर्सिटी में हुआ है, आपका इनका इलेक्ट्रिकली में हुआ है, दोनों क्लासमेट्स हैं। इनके तीसरे दोस्त हैं, वो भी आईटी में जा रहे हैं, वो आज नहीं आए। उन्होंने भी वीज़ा अप्लाई कर दिया शरियान ने, बस उसका भी वीज़े के वेटिंग है, इन दोनों का वीज़ा वेटिंग पर है। जो अब प्रोसेस कैसे चलता है हमारे, ये बताओ मुझे ज़रा सा, आपका कैसे चला? अच्छा, एक फ्रेंड के थ्रू पता लगा मुझे कि आपका आस्क अबाउट यूरोप का, तो उन्होंने अप्लाई किया और उनका हो गया था एडमिशन। तो और उनका जो केस था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे और उनका आईटी में एडमिशन आ गया था। तो मैंने कहा कि यार मैं भी ट्राई करता हूँ। उसके बाद करते करते फेब में मेरा एडमिशन आया टीएच आउल में। सही है, और अब आप वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि टाइमलाइन कैसी होती है, कब आपने हमसे कांटेक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, कब एडमिशन आया, कैसे वीज़ा अप्लाई हुआ? अच्छा, अगस्त में मैंने कोई विद इन 2-3 डेज़ में पढ़ के आइल्स निकाल लिया था, क्योंकि मैंने यही सुना था कि सितंबर से आपको ना अप्लाई कर देना चाहिए स्टार्ट नेक्स्ट इनटेक के लिए। तो मैंने बहुत जल्दी में अपना आइल्स निकाला था और 1 सितंबर से मैंने जो है अपना केस पूरा रेडी कर लिया था।
अटेस्टेशन और ये सारे पीरियड मैंने रेडी कर. अब एडमिशन जो स्टार्ट मोस्टली होते हैं वो होते हैं अक्टूबर नवंबर से. उसके बाद जो वेट किया है मैंने ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स करना पड़ा मुझे वेट. तो एडमिशन आया है तकरीबन फेब में, और उसके बाद फेब से थोड़ा पहले मैंने अपनी अपॉइंटमेंट्स का देखना स्टार्ट कर लिया था. तो अपॉइंटमेंट मैंने एडमिशन से पहले ही. एक मिनट भाई, नमाज हो रही, 1 मिनट अजान हो जाए फिर दोबारा. ये अच्छी चीज़ करी वैसे आपने ना, इससे बहुत ख्वारी से बच जाता है. अपॉइंटमेंट बुक करना आपके लिए ईजी था, खरीदी? मैंने तो ख़रीदी, ऐसे तो मिल नहीं रही थी. कितने की? तकरीबन 2 लाख. बहुत आपने कितने की खरीदी? सेम. अच्छा इधर आके बैठना जरा, जाफर थोड़ा पीछे जाना. आप मुझे बताओ कि आप जा रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मारिज जा रहा है आईटी में, ठीक है. अभी तक इनका वीज़ा नहीं आया, वीज़ा अगर तब तक लग गया तो मैं लगा दूंगा भाई इनका. मगर आप बताओ आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज़ करा और इसने आईटी क्यों? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस वजह से चूज़ किया क्योंकि मेरा जो है ना ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी ऑलमोस्ट अभी 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है इंजीनियरिंग की फील्ड में. आप कौन सी फील्ड में हो? मारिज एक साइड इस साइड हो गया, मुझे हाथ पूरा एक्सटेंड करना पड़ रहा है. तो पाकिस्तान में वैसे ही मुश्किल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वैसे ही इंजीनियरिंग फील्ड में आपको घुसना. तो मेरा हो गया था फॉर्चुनेटली, और मैं काफ़ी टाइम से जॉब भी कर रहा हूँ. मेरी जो फील्ड है वो बेसिकली पावर जनरेशन है. मैं पावर प्लांट पे काम करता हूँ, और कोल फायर्ड पावर प्लांट है. तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा एक रीज़न यही था कि अगर मैं बाहर भी जाता हूँ जर्मनी, तो जर्मनी तो एक तरीके से पायनियर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. सही है. और जितनी भी यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सब जर्मन, सिमेंस और ABB हर चीज़ मैं देखता था. इवन जो कभी मेंटेनेंस टीम्स आ रही होती थी वो जर्मनी आ रही होती थी. तो फिर इस तरह मेरा एक इरादा बना. दूसरा ये कि मैंने देखा कि मुझे फील्ड चेंज करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल जो है वो जर्मनी रिन्यूएबल में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और उसके अलावा वो न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है एटसेट्रा. तो बस फिर मेरी ये मोटिवेशन थी कि मैं. अच्छा मतलब आपका ये प्रेफरेंस था और आपको आईटी में जाने का इतना शौक नहीं था, इसलिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही रहे? जी ऐसा ही है. मेरा जो हमेशा और से आपकी इनकी भी प्रोफाइल सिमिलर है मारिज की तरह, सेम यूनिवर्सिटी ने पढ़ा है. इनका बस हाइट्स थोड़ा ज़्यादा है, 7.5 बैंड्स है. मारिज आपके कितने बैंड्स थे? 6.5 इन्होंने बताया अभी था. और मगर इनकी यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक है आपकी. और कौन सा कोर्स है? मेरा कोर्स है मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वो आपको अलाउ करता है स्पेशलाइज करने में इन पावर इंजीनियरिंग. और प्रोसेस आपका भी तकरीबन सेम चला जैसे मारिज का? जी ऐसे सेम टाइम पे शुरू सेम टाइम हम दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया था. मेरा एडमिशन मुझे थोड़ा सा जल्दी रिसीव हो गया था, एनरोलमेंट थोड़ा लेट रिसीव हुआ था. यूनिवर्सिटी वैरी करता है वो कितनी देर में प्रोसेस करते हैं. बाकी ऑलमोस्ट सब सेम रहा. हम लोगों का अपॉइंटमेंट का जो इंटरव्यू था वो भी ऑलमोस्ट 1 हफ्ता अपार्ट था. तो मारिज ने 2 दिन पहले रिसीव किया वीज़ा, मेरा 4 दिन बाद कलेक्ट. और आपने कितने की खरीदी थी अपॉइंटमेंट? मैंने भी तकरीबन 2,15,000 की खरीदी थी. यार आप सबसे ज्यादा महंगे बच्चे हो अब तक के. बिल्कुल ऐसा ही है. इवन के जो मेरा जिस बंदे से मैंने थ्रू करवाई है वो भी मुझे यही कह रहा था कि यार मैं पाकिस्तान में था 6 महीने पहले, कह रहा मैंने 15-20 अपॉइंटमेंट्स करवाई हैं लोगों की, और मैं ब्लॉक्ड अकाउंट में अरेंज करके बाहर आ गया हूँ. नहीं अच्छा है भाई, अच्छा नहीं है, गलत है ये बात एक्सप्लॉइट करना सिस्टम को. मैं इसके साथ नहीं हूँ, मगर क्या करें, वो अब बन गई तो करना ही पड़ा. 1 मिनट रुको, क्योंकि आपका प्रोसेस तो सेम ही चला है, बस वीज़े का वेट है. इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा. अगर तब तक आया तो मैं वीडियो में लगा भी दूंगा. आप बताओ, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट ले ली, अब आप वीज़ा इंटरव्यू पे पहुंच गए. इंटरव्यू में बताओ क्या हुआ? अच्छा, इंटरव्यू तो तकरीबन 5 मिनट का था. उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे, वो भी एंट्री करने के लिए कि वाई जर्मनी, और कोर्स क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ा है, GPA कितनी है, और सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी उधर, और बस ये बेसिक क्वेश्चंस. कोई प्रॉब्लम जो प्रोसेस में आया हो? वीज़ा प्रोसेस में तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बस प्रॉब्लम ये पूरे उसमें जर्नी में ये आई है कि मेरा एडमिशन आया था काफ़ी लेट, और अपॉइंटमेंट मैंने पकड़ लिया था काफ़ी पहले. तो उस सिर्फ 1 वीक में मैंने अपना सारा वो ब्लॉक्ड अकाउंट, वीज़ा फाइल सारी मैंने उस 1 वीक में रेडी की है. हाँ बस होता ही है ना कि आपने पहले से अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, तब तक एडमिशन नहीं आया था. जैसे ही एडमिशन आया हो, बस जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का यही है कि वो पैसे वैसे तो ले नहीं रहे, तो वो जब अपॉइंटमेंट देते हैं तो वो उसी हिसाब से अपने अपॉइंटमेंट बोल रहा है, एडमिशन जो देते हैं वो लोग वो अपने हिसाब से ही देते हैं. आपके वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्या हुआ? मेरे वीज़ा इंटरव्यू में इस तरह था कि जब मैं गया हूँ वहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे जाते ही पहले तो मुझसे पासपोर्ट मांग लिया, और उन्होंने बोला कि आप अपनी फ़ाइल अरेंज करके. तो मैं वहीं पे खड़ा हुआ अपनी फ़ाइल अरेंज कर रहा था, उसमें से पेपर क्लिप्स वगैरह निकाल रहा था.
تو انہوں نے مجھ سے وہیں پہ کھڑے ہو کے 3-4 سوال پوچھے ریلیونٹ کہ آپ کی پریویس یونیورسٹی کون سی ہے, ڈگری پروگرام کون سا تھا, بیچلرس کی ہے, یہ سب پوچھا. ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں یہ پوچھا. پھر بولا کہ وائی دس یونیورسٹی, تو میں نے اس پہ ایکسپلین کیا کہ میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی, آگے بھی وہی کرنے جا رہا ہوں, ایکسپیرینس بھی میرا یہ ہے. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ٹریول کیا ہے آپ کا, انشورنس وغیرہ ہوئی ہوئی ہے, ہاں ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا بایو میٹرک کے لیے آپ آ جائیں, دیٹس اٹ. تو آپ نے کیونکہ فیلڈ سوئچ کری تو اب بتاؤ LOM کے مین پوائنٹس بتا دو کہ آپ نے کیا کیسے لکھا اور کیسے لکھنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. اس میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ کون کون سے کورسز ہیں جو پرفیکٹلی الائن کر رہے ہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, جو میرا جو پروگرام ہے اس سے وہ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. وہ میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا. میں نے اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا, اور انٹینٹ میں نے کلیئرلی یہ شو کی تھی کہ اگر مجھے ویزا مل جاتا ہے تو میں وہاں رہ کر کنٹریبیوٹ کروں گا. یہ میں نے نہیں لکھا تھا, کہیں پہ بھی مینشن نہیں کیا تھا کہ میں اپنے ہوم کنٹری واپسی آؤں گا. اور جی تو لیکن بہت اسٹرانگ میں نے ریزنز دیے تھے کہ میں وہاں رہ کر ہی بہت اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا, اور جو ہے گلوبل ایکسپوجر کے لیے میں جا رہا ہوں, انٹرنیشنل ایکسپوجر کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ صحیح سے جسٹیفائی کر سکو تو میرے حساب سے کوئی اس میں حرج نہیں ہے, آپ وہاں پہ رہ بھی سکتے ہو. بہت سارے لوگ ہیں, زیادہ تر بچے کیونکہ یہ بولتے ہیں, ہم بھی بچوں کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہاں رہوں گا تو کیا کروں گا, اتنی لمبی زندگی ہے, تو آپ یہ کہہ دو کہ نہیں واپس آؤں گا. مگر اگر آپ اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہو اپنا انٹینٹ تو بالکل ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ جا کے رہنے کا کہہ سکتے ہو. اچھا جی, اور مجھے آپ کے موٹیویشن لیٹر, آپ نے تو سادہ خوشبو موٹیویشن لیٹر لکھا. نہیں, میں نے کیونکہ مارج سے تھوڑا سا میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنا موٹیویشن لیٹر کا آئیڈیا دو, تو جب میں نے مارج کا موٹیویشن لیٹر دیکھا تو مجھے وہ کافی زیادہ کنونسنگ لگا. تو پھر میں نے بھی اس میں اسی طرح کے پوائنٹس ڈالے تھے کہ کیونکہ جب بندہ کسی دوسرے کنٹری جاتا ہے اور اتنے ایڈوانس کنٹری جاتا ہے تو وہاں کا جو ورک ایتھک ہے, وہاں کے جو کلچرل نارمس ہیں جاب کے حوالے سے, یہ سارے کچھ, تو اس ایکسپوجر کے لیے جا رہا ہوں بیسکلی. تو مجھے موقع ملے گا تو میں وہاں پہ کام کروں گا اور آنریبلی کروں گا, ہر چیز کا خیال. وہ تو جو لینگویج ہوتی ہے فارمل ان کی. مگر آپ نے آپ نے جو بات بولی نا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا جرمنی پائنیئر ہے, بہت سارے مطلب وہاں پہ بہت اچھی مشینری ہے, تو یہ صحیح ہے. مجھے آپ کا سمجھ آیا کہ آپ جرمنی کیوں جانا چاہ رہے ہو, اس لیے میں نے آپ سے سوال بھی پوچھا کہ کیوں جرمنی جا رہے ہو. تو مطلب زیادہ تر بچوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ فری ایجوکیشن ہے, فری ایجوکیشن, مگر 5 سال کا پلان ہونا چاہیے. یہ میں آپ لوگوں کو بھی بول رہا ہوں. ابھی جا کے وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے جتنی پاکستان میں کرو نا, اسے ڈبل محنت کرنی پڑے گی, 6 مہینے 1 سال. اس کے بعد آپ کی آرام سے زندگی ٹریک پہ آنا شروع ہوگی. ڈبل محنت, کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی امی نہیں ہے وہاں پہ جو بریانی بنا کے کھلائیں گی. سب سے زیادہ مشکل میرے لیے یہی تھا اپنی فیملی سے دور رہنا. مگر اگر وہاں پہ کر لیا نا تو آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے, تھوڑا سا آپ کو ان ریٹرن وہ دیتا ہے. اور ظاہر ہے کوئی ملک بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ فری میں ایجوکیشن دے. وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ وہاں جاؤ, اس کنٹری کو پھر سرو بھی کرو, ٹیکس پے کرو. اصل میں انہیں وہ 2 سال آپ کو فری میں پڑھا تو دیں گے, مگر پھر ساری زندگی آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے. کیا پلان ہے, آپ سوچو. اگر پاکستان میں ایسا ہو جائے انشاءاللہ ہمارے ملک میں, تو لوگ تو یہاں پڑھیں. ایسا ہی ہے, لیکن یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا ایک فیئر ڈیل ہے, وہ بھی آپ کو کچھ دیتے ہیں, اس کے ریٹرن میں آپ نے بھی ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے. لیکن فیئر ڈیل ہے اور دونوں کا فائدہ ہے, اس میں ون ون سچویشن ہے دونوں کے لیے. صحیح ہے. ہم لوگ جو جاتے ہیں نا مڈل کلاس لوگ, وہ سیٹل ہونے کے لیے ہی جاتے ہیں. ہم لوگوں نے وہاں زندگی گزارنی ہے, اپنے ماں باپ کے نے ہمارے لیے اتنا کچھ کرا ہے. مگر دیکھو ایک چیز, نمبر 1 فری میں ملی ہے, دوسری وہ صرف پڑھائی نہیں کرنی ہے, نیٹ ورکنگ ہوگی نا. آپ کی فیلڈ ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے, ایک کی انٹرنشپ لگے گی, وہ 5 کو بتائے گا, آپ بھی شاید ان 5 میں ہو, آپ بھی وہاں اپلائی کرو, ہو سکتا ہے آپ کی بھی انٹرنشپ لگ جائے نا. تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ویزا ریشو جرمنی کا بہت اچھا ہے. ایڈمیشن ملنا مین مشکل ہے. ایڈمیشن مل جائے تو ویزا تو لگ ہی جاتا ہے, ماسٹرز کا تو خاص طور پہ نا بہت اچھا ویزا ریشو ابھی تک چل رہا ہے. کل کو اگر ویزا ریجیکٹ ہونا شروع ہوگا, بولیں گے اسی وجہ سے اپلائی کرا تھا, مشکل ہی ہو جائے گی. نہیں, میری طرف سے بھی یہی ہے کہ آپ لوگ ٹرائی کرتے رہو, ٹرائی کرو گے تو کہیں نہ کہیں پہنچو گے. اور میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے. آپ لوگوں سے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا انٹرویو دینے کے لیے. بھائی امید ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ کا ویزا آ جائے, ٹھیک ہے. اور آپ نے فلائی کب کرنا ہے؟ فلائی اینڈ آف دس منتھ انشاءاللہ. تو آپ سے پھر یورپ میں ہی ملاقات ہوئے گی. وہاں پہ ایسی چائے تو نہیں, ارے آپ نے چائے تو پی نہیں یار اپنی, ہے یہ بہت کم باتیں کرتا ہے مارج. آپ لوگوں کو ویڈیو سے بھی دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا. یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے, جب میں نے سے بول رہے ہیں یار دوسرے اسٹوڈنٹس دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور بہت سارے الیکٹریکل انجینئرز آئی ٹی میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پہ بیٹھا. یہ تھا بھائی کمپیریزن ایک آئی ٹی کا, جو الیکٹریکل انجینئر میں آئی ٹی, اور جو الیکٹریکل انجینئر الیکٹریکل انجینئرنگ. آپ شفٹ کر سکتے ہو فیلڈ جب تک کہ آپ کے کورسز ریلیٹڈ ہیں, اور آپ سیم فیلڈ میں بھی جا سکتے ہو. اگر آپ ڈیزرونگ ہوگے تو آپ کو ایڈمیشن بھی مل جائے گا اور باقی کام بھی ہو جائیں گے. آپ لوگ بھی ایسے
से लिंक से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या क्लास बुक कर सकते हैं. और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, जो भी जर्मनी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं. लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मच्छर बहुत है ना. आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना. पीस आउट कर दो भाई, तीनों कर दो, दोनों कर दो. आप भी मैनेज कर दो.